Students, Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. very good afternoon to Good all of you. afternoon, ma'am. I'm going to start the class, so mute yourself. ठीक है, जब मैं बोलूंगी कैमरा स्टार्ट करने के लिए तब लोग कैमरा आप लोग ऑन कर लीजिएगा और अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी तो अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे यदि ऑन रहेंगे अनम्यूट आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आवाज इको करती है, फिर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी. दैट्स व्हाई यू ऑल म्यूट योरसेल्फ. Okay, ma'am. यहाँ पे जिस पे इधर आकर डन के Mute. Who is speaking? Mute yourself. My PPT is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. But Yes, ma'am. let's see the syllabus first of all. So, yes. I think it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. बस techniques of economics. ये आया आप लोग की स्क्रीन पे BA ऑनर्स सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Now mute yourself. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So this is our first class. So welcome all my dear students in my class, BA Honors Social Sciences Economics. This class is for honors students and as well as for the subsidiary students. But this class is not for the ancillary students. ये क्लास केवल ऑनर्स और सब्सिडियरी के स्टूडेंट्स के लिए है और एंसिलरी के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास नहीं है, उनके लिए सेपरेट क्लास होगी. इसलिए जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया एंसिलरी के तो वो दे में लीव द क्लास. मम्मी. It's not. Okay. So आप लोग का जो सिलेबस है, आप लोग के जो पेपर्स पढ़ने हैं वो 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में. आप लोग हैं तो बीए फर्स्ट. कौन चिल्ला रहा है बेटा? आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए. अरे वो मैं कल से आप लोग को म्यूट कर दूंगी. आप लोग को मैंने परमिशन दी है बोलने के लिए, कुछ प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग इतना माइक ऑन करके रखते हैं. इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. सो बेटर यू म्यूट योरसेल्फ. मैं करूं इससे पहले आप ही म्यूट कर लीजिए. और स्क्रीन पे कौन स्क्रैच कर रहा है ये भी ना करे कृपया. तो आप लोग का जो सिलेबस है, ये दो पेपर इसको आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में. पहला जो पेपर होगा दैट इज टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसको कि मैं पढ़ाऊंगी, जिसका पेपर कोड है यहाँ पे ECB 101. ECB शो करता है इकोनॉमिक्स इन बैचलर्स. ECB का फुल फॉर्म होता है मैम 201. कहाँ 201 लिखा है बेटा? Yes, ma'am. 201. पहले आप देखिए जरा ECB 201. सेमेस्टर 1 को देखिए, उसके पहले पेपर जो लिखा है वो देखिए. तो Yes, ma'am. क्या लिखा है? 101 लिखा है. Yes, ma'am. 101. Ma'am, it's 101. यस, पेपर 2 उधर लिखा है, वो आपको सेमेस्टर सेकंड में पढ़ना है. अभी हम पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं. प्रॉपर्ली देखिए, डू नॉट इंटरप्ट मी इन बिटवीन. तो आपका पेपर कोड है ECB 101, जिसका कि पेपर का नाम है टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. ये पेपर आपका 3 क्रेडिट कोर्स है. अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है. क्रेडिट मतलब होता है कि इसकी वीक में 3 क्लास चलेंगी, मतलब वीक में आप 3 घंटे ये पेपर पढ़ेंगे. पर डे आप 1 आवर की आपकी क्लास होगी, मतलब एक हफ्ते में 3 घंटे की क्लास आपको पढ़ना है. दूसरा पेपर जो आपको पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस. इसका पेपर कोड जो है, आप जब फॉर्म भरेंगे, एग्जाम का फॉर्म भरें, कौन यहाँ पे स्क्रैचिंग कर रहा है और इस पे लिख रहा है?
ECB 102 सेकेंड पेपर का नाम है ECB 102 पेपर है आपका कोड ये, और पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। ये भी 3 क्रेडिट का कोर्स है। इसका मतलब हुआ कि इस पेपर की भी क्लास वीक में 3 दिन ही चलेंगी। आया समझ में? Yes, और ma'am. दूसरी ओर Yes, यदि ma'am. हम Yes, ma'am. यस एक जन बोल दीजिए ओके। दूसरी ओर यदि हम जाते हैं, सेमेस्टर 2 दिख रहा होगा आपको, राइट हैंड साइड देखिए ऊपर लिखा है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में जब जाएंगे आप, फर्स्ट सेमेस्टर को पास करने के बाद में सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो फिर से आप 2 पेपर पढ़ेंगे। ये होंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं, अभी हम बात करेंगे केवल टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करेंगे, जिसका पेपर कोड है ECB 101, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस फर्स्ट पेपर, इसका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है यूनिट 1 इसका है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन पार्ट है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी एंड चॉइस। इंट्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, हम लोग जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, प्रस्तावना इसको कह सकते हैं। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं। स्कार्सिटी एंड चॉइस, स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता और चॉइस का मतलब होता है चुनाव। फिर इसके बाद देखना है आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवधारणा या संतुलन की धारणा। स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्थिर एवं अस्थिर, मतलब क्या पढ़ेंगे आप, संतुलन की अवधारणा पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे आप स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन। इसके बाद में देखेंगे पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक और जनरल का मतलब होता है सामान्य। तो आंशिक संतुलन विश्लेषण और सामान्य संतुलन विश्लेषण। इसके बाद में आपका आता है स्टैटिक एंड कंपैरेटिव स्टैटिक। स्थैतिक किसको बोलते हैं, स्टैटिक को बोलते हैं हिंदी में स्थैतिक। और एंड कंपैरेटिव स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक का मतलब होता है तुलनात्मक स्थैतिकी, स्थैतिकी और तुलनात्मक स्थैतिकी। फिर है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है गत्यात्मक संतुलन। और इसमें आप क्या देखेंगे इसके बाद, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है अनुकूलतम, अनुकूलतम की समस्या का स्ट्रक्चर और उसकी मीनिंग, उसका अर्थ देखेंगे और उसका ढांचा क्या है, कैसे आप ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम देखते हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 आपका है टेक्निक्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिलेशंस, संतुलन संबंधों का की तकनीक या विश्लेषण, जिसमें फंक्शंस आप देखेंगे। जो लोग मैथ पढ़े हुए हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट से वो अवेयर होंगे। फंक्शंस आ जाता है, फलन जिसे बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आयताकार निर्देशांक। ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के ग्राफ आप देखेंगे। लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं रेखीय, रेखीय इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण। हाँ समीकरण, राइट। एन इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा बोलते हैं। फिर इसके बाद में आप पैराबोला देखेंगे, फिर हाइपरबोला देखेंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में डिमांड एनालिसिस एंड लीनियर डिमांड फंक्शन, मांग विश्लेषण और रेखीय मांग फलन देखेंगे। लीनियर सप्लाई फंक्शन आप देखेंगे, मतलब रेखीय पूर्ति फलन। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो कि लीनियर पार्शियल इक्विलिब्रियम मार्केट मॉडल के अंतर्गत देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस, किस प्रकार से बाजार में संतुलन मांग और संतुलन कीमत का निर्धारण होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत और मोनोपोली के अंतर्गत। फिर आता है आपका कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल, तुलनात्मक स्थैतिकी संतुलन मॉडल आता है, जिसमें आप देखें किस प्रकार से इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका शिफ्ट करता है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, किस प्रकार से इक्विलिब्रियम पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करता है। इफेक्ट ऑफ यूनिट टैक्स एंड सब्सिडी ऑन क्वांटिटी एंड प्राइस, किस प्रकार से यदि सब्सिडी, और सब्सिडी जानते हैं क्या होता है, अनुदान जो सरकार प्रदान करती है। गैस पे हमें सब्सिडी मिलती है, बिजली पे हमें सब्सिडी मिलती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी हमें मिलती है। तो सब्सिडी यदि सरकार देती है या फिर सरकार टैक्स लगाती है, तो इसका प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, फिर हम देखेंगे
क्वाड्रेटिक डिमांड और सप्लाई कर्व को इसमें देखेंगे। यूनिट 3 इसके बाद में आपका आएगा। यूनिट 3 में है टेक्निक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं ये हम इसमें देखेंगे। द डिराइवेशन ऑफ अ फंक्शन, किस प्रकार से फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं, लिमिट्स देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, सारा मैथमेटिकल है आपका। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बहुत सारे बच्चों ने +2 में पढ़ा होगा वो हम इसमें नहीं लेते हैं, उसको छोड़ने के अलावा जो हमारे डिफरेंशिएशन के रूल्स होंगे वो हम देखेंगे। सेकेंड एंड हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लेंगे हम, प्रथम और द्वितीय जो है और या हाई उच्च जो है डेरिवेटिव्स को करेंगे, सॉल्व करेंगे, अवकलन जिसे बोलते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन वेरिएबल केस, मैक्सिमा और मिनिमा को हम करेंगे एक वेरिएबल के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम करना और मिनिमा मतलब होता है न्यूनतम करना। मैक्सिमा और मिनिमा इन वन वेरिएबल केस। ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल रिलेशंस एमंग टोटल, एवरेज, मार्जिनल, मैग्नीट्यूड, किस प्रकार का रिलेशन होता है इन सारे वेरिएबल्स में, टोटल, एवरेज और मार्जिनल में, ये हम देखेंगे। इसका ग्राफिकल भी देखेंगे, ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे, चित्र के द्वारा भी देखेंगे और मैथमेटिकल भी हम इसका रिलेशन देखेंगे। ये देखेंगे हम रिवेन्यू के लिए भी, रिवेन्यू मतलब होता है राजस्व या आगम, और कॉस्ट मतलब होता है लागत के रेफरेंस में इसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद में आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। ये भी आपने पढ़ा होगा पहले +2 में। मांग की लोच में हम देखेंगे, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। इसमें हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। और रिलेशनशिप इन बिटवीन मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम देखेंगे। लास्ट यूनिट है ये, लास्ट या 4th यूनिट है। इसमें हमें देखना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम इसमें देखेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इस चैप्टर, इस यूनिट के अंतर्गत। मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, सारणी और डिटरमिनेंट क्या होता है, आव्यूह। ठीक है, सारणी और आव्यूह। आव्यूह में हम इसको देखेंगे, एडिशन को देखेंगे मैट्रिक्स में, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, क्या विशेषताएं होती है डिटरमिनेंट की, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। तो ये आपका सिलेबस पूरा है इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का, जिसका की नाम है टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें जो रीडिंग्स हैं आपकी कौन कौन से आप देख सकते हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स की यदि बात करते हैं तो पहली जो बुक आती है एमएल सेठ की बुक है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली? यस मैम। एमएल सेठ की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि हम बात करते हैं हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, हिंदी में इस किताब का नाम होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ऑथर की यदि हम बात करते हैं तो ऑथर हिंदी में भी इन्होंने बुक लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है। तो यहाँ पे आपको जो बुक दिख रही है एमएल सेठ की माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इंग्लिश में है, और यदि एमएल सेठ की हिंदी में आप खरीदते हैं तो उसका नाम हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरी बुक जो है आपकी एमएल झिंगन की बुक है, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण। हिंदी में यदि बुक होगी तो आपको मिलेगी व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी ये बुक दुकान में, शॉप पे आपको मिल जाएगी, एमएल झिंगन की माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं एमएल झिंगन की ही बात करते हैं तो एमएल झिंगन की बुक एक और बुक आती है, वो होती है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उच्चतम आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, उच्चतम आर्थिक सिद्धांत की हिंदी वालों के लिए बुक हो जाती है, और एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी एमएल झिंगन की है, ऑथर सेम है, तो ये आपकी हो जाती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हो जाती है। फिर आती है आपकी एच एल आहूजा की भी बुक आती है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, उच्चतम या उच्चतर भी बोलते हैं, उच्चतम भी बोलते हैं, उच्चतम आर्थिक सिद्धांत, एच एल आहूजा की बुक भी आती है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। फिर आती है आपकी कोर्सियानिस की बुक आती है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ये बुक आप परचेज मत करिएगा, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, ये एमए में भी पढ़ाई जाती है। तो यदि आपको लगता है कि आप इस बुक से समझ सकते हैं तो ये बुक आप एज अ रेफरेंस जो है लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं, लेकिन डू नॉट परचेज दिस बुक। फिर है ए.आर. प्रसाद की है वर्किंग टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी बुक है, ये भी आप देख लीजिएगा लाइब्रेरी में। जैन टी.आर. की है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स है। हेंडरसन जे और आर.ई. क्वेंट की बुक आती है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और मैथमेटिकल अप्रोच, ये इंग्लिश में ही है। इसके बाद यदि मैं हिंदी नाम नहीं बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है, ये बुक जो अवेलेबल है आपकी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। स्टोनियर और हेक की बुक है, ये भी आपकी इंग्लिश में ही है। और टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ELBS एंड लॉगमैन ग्रुप लंदन। इसके बाद में आपकी एक बुक है हॉल आर वैरन की बुक है, ये बुक भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ये भी बुक आप परचेज मत करिएगा, लाइब्रेरी में आप जाइएगा, इशू कार्ड बन गया होगा तो लाइब्रेरी से आप इशू करा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन परचेज मत करिएगा। तो इतने रेफरेंस बुक बताई, लेकिन मैथ्स का पोर्शन इसमें छूट गया है। मैथ्स के लिए आप क्या लेंगे, जैसे आपका सिलेबस अभी मैंने डिस्कस किया था, तो सिलेबस जो आपका है उसके दो भाग हैं। कुछ पोर्शन आपका क्या है, थियोरेटिकल है, जिसमें आप लोग को क्या पढ़नी है, थियोरी पढ़नी है, सिद्धांत पढ़ने हैं। लेकिन कुछ पोर्शन जो है सिलेबस का वो मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिकल सिलेबस जो आपका है उसके लिए आपको मैथ की बुक भी परचेस करनी होगी। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी बुक आपको परचेस करना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चे जो हैं ML झिंगन की बुक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, इनमें से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। यही बुक आपकी, अब आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में सभी को पता है, तो अब आप सेकेंड सेमेस्टर में भी जाएंगे तो आपका जो पेपर होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें भी ये बुक काम में आएगी। चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी परचेस करते हैं, एडवांस इकोनॉमिक थियोरी परचेस करते हैं ML झिंगन की, तो ये आपकी उसमें भी काम में आएगी। चाहे तो आप HL आहूजा के एडवांस इकोनॉमिक थियोरी भी परचेस कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक पढ़ने में ठीक लगती है। यदि इजी लेवल चाहते हैं तो झिंगन की बुक परचेस करेंगे तो थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएगी। लेकिन बहुत स्टैंडर्ड में चाहते हैं तो आहूजा वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चे ML झिंगन या आहूजा की बुक देख सकते हैं। ये आपका कवर करेगा, केवल थियोरी पोर्शन कवर करेगा, थियोरी समझ रहे हैं ना। लेकिन जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा इसका, उसके लिए जो बुक आपको परचेस करनी है वो बुक है अग्रवाल की बुक आती है, इसका नाम DR अग्रवाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, मैं इसमें DR अग्रवाल। यस मैम। DR अग्रवाल की बुक आती है। हिंदी में यदि लेंगे तो उसका नाम होगा प्रारंभिक गणितीय अर्थशास्त्र। ठीक है, प्रारंभिक गणितीय अर्थशास्त्र। और इंग्लिश में खरीदेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से ये बुक DR अग्रवाल की मिल जाएगी। इसके साथ यदि और बुक भी रिफर करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल होगी वो AC चियांग की बुक अवेलेबल होगी, लेकिन वो इंग्लिश में होगी। ठीक है, हिंदी में नहीं है। AC चियांग, CHIANG। तो ये बुक आपकी इंग्लिश में अवेलेबल होगी लाइब्रेरी में। तारो यमाने की बुक भी है, लेकिन ये थोड़ी स्टैंडर्ड बुक हो जाती है, तो इसे अभी मैं परचेस करने के लिए नहीं बोलती हूँ। अभी आप रेफरेंस के रूप में आपको लगता है कि और भी अच्छे से पढ़ना चाहिए तो आप लाइब्रेरी में रेफर कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी DR अग्रवाल को परचेस करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे भी DR अग्रवाल की बुक को परचेस करेंगे। बस थोड़ा सा हिंदी और लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, नाम जो होगा वो प्रारंभिक गणितीय अर्थशास्त्र होगा, तो वहां पे हो जाएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, इकोनॉमिक्स फॉर मैथमेटिशियन, ऐसे कुछ नाम से हो सकता है ये। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपका सिलेबस क्लियर हुआ। यस मैम। आपको समझ नहीं है ओके ना। मैम। अब ये मत पूछिएगा आप लोग कि मैम हमने झिंगन की बुक खरीद ली है लेकिन सिलेबस पूरा नहीं मिल रहा है। देखिए अभी तक बेटा आप लोग जो थे वो कॉलेज में थे, इंटर तक में थे, स्कूल में थे। स्कूल में क्या होता था कि आपने एक बुक परचेस करी और उस एक बुक में आपका पूरा सिलेबस मिल जाता था। लेकिन अब आप हायर एजुकेशन में एंटर कर रहे हो, हायर एजुकेशन में क्या होता है कि हमें बुक के अलावा इंटरनेट से भी पढ़ना पड़ता है, अदर सोर्सेज से भी पढ़ना पड़ता है, रिसर्च पेपर से भी पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा जो आपका दायरा होता है ना स्टडी का, वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये जो बुक परचेस करनी होगी मेरे पेपर के लिए, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, उसके लिए आपको 2 बुक परचेस करनी होगी। एक तो आपको परचेस करनी होगी माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी की बुक, या फिर दोनों ही बुक एक ही है, चाहे आप इस नाम से परचेस करिए या
एडवांस इकोनॉमिक थियरी के नाम से परचेज करिए, या हिंदी वाले जो परचेज करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र या उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, तो इन नाम से परचेस कर सकते हैं। उच्चतर आर्थिक सिद्धांत की यदि मैं बात एक बार और क्लियर कर दूं आपको, कि उच्चतर आर्थिक सिद्धांत जो है वो आप यदि ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको इससे पढ़ना रहेगा। फैक्टर प्राइसिंग और मार्केट एनालिसिस करके 2 पेपर होंगे आपके बीए थर्ड ईयर में और 5th सेमेस्टर में, उसमें आप लोग को ये सिलेबस कवर करेगा। लेकिन जो बच्चे ऑनर्स के नहीं हैं, जो बच्चे केवल सब्सिडियरी के हैं, तो वो केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक भी परचेस करेंगे, एमएल झिंगन की या फिर आप एच आहूजा की, तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आपको मेरे पेपर के लिए 2 बुक परचेस करनी होगी, एक करनी होगी थियरी के लिए और एक करनी होगी मैथ के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, अब हम सिलेबस से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने, मैम एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। ये जो अभी सिलेबस था वो सेमेस्टर 1 के लिए था या फॉर द होल इकोनॉमिक? नो बेटा, दिस सिलेबस वाज ओनली फॉर सेमेस्टर 1। यस मैम, थैंक यू। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, मैम आपने ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की बुक बताई है डी आर अग्रवाल, हाँ राइट? मैम एक्चुअली मेरा 10+2 मैथमेटिक्स से नहीं था, सो इट इज इनफ? हाँ, यू कैन परचेज दैट वन, उसके लिए भी ठीक यही बुक रहेगी। या बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप 10th की बुक यदि आप कोई और बुक देख सकते हैं। 10th में तो पढ़ा होगा मैथ्स आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. यदि आप +2 की भी मैथ की भी कोई बुक मिलती है तो उससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, +2 थैंक यू की मैम। कुछ जो आपका सिलेबस कवर करेगा उससे भी मैम। कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए वो बुक भी रख सकते हैं, लेकिन परचेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डी आर अग्रवाल को परचेस करिएगा। हेलो मैम। थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस, मैम मैंने 10+2 मैथ्स से किया है, तो मेरे पास मैथ्स की 10+2 की बुक है, तो मैं उससे कर सकती हूँ तो ना? आप सिलेबस बस कवर कर लीजिएगा कि सिलेबस आपका टैली कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मैथ का जो सिलेबस है इसमें पढ़ना है आपको, जैसे डिफरेंशिएशन देखना है, डिटरमिनेंट देखना है, मैट्रिसेस देखना है, यदि वो सारे सिलेबस आपका कवर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो पोर्शन कवर करना चाहिए। हाँ, लेकिन आता है इकोनॉमिक एप्लीकेशन की बात आएगी। इकोनॉमिक एप्लीकेशन समझ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स में हम कैसे मैथ को यूज करते हैं, शायद वो आपकी उस बुक में नहीं दिया होगा। यस मैम। कि हम इकोनॉमिक थियरी तो हमारी बन गई, जैसे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई, या हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट को हम डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपकी वो बुक नहीं बताएगी। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए या फिर सिंपल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के लिए या डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यदि बात करते हैं बेस बुक के लिए, बात करते हैं कोई एक पर्टिकुलर बुक बनाने के लिए, तो आप डी आर अग्रवाल परचेस कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। डीआर अग्रवाल में मैम इकोनॉमिक्स में कैसे मैथ अप्लाई होगा ये चीज दी हुई है। यस, एप्लीकेशन thank पार्ट भी उसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में Okay. कभी कभी डी आर अग्रवाल से आते भी हैं, ओके। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। I have to share another lecture. Yes. Wait for a while till it's opening. यदि कोई डाउट तब तक पूछिए आप लोग। यस मैम। मैम आई हैव अ डाउट। Yes, ask. मैम आपने बोला था कि जिसका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी वाली बुक ले सकता है ना? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। मैंने यही बोला था कि ऑनर्स के स्टूडेंट आपको एमए बीए फाइनल में आप जाएंगे तब भी आपको पढ़ना रहेगा इस बुक से।
इसलिए आप यदि ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग एडवांस इकोनॉमिक थियरी आप ले सकते हैं, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और माइक्रो मैम यदि तो माइक्रो भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत 19-20 के चैप्टर का अंतर पड़ जाता है, बस इसलिए मैंने कहा कि यदि आप ये लेते हैं, यदि आपको लगता है तो आप माइक्रो, यदि आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक ऑलरेडी अवेलेबल है कहीं से, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम एच.एल. आहूजा की एडवांस थ्योरी भी ले सकते हैं ना? हाँ, अच्छी बुक है, वो भी ले सकते हैं। एडवांस इकोनॉमिक थियरी या उच्चतर आर्थिक सिद्धांत के नाम से बुक आती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। तो अब क्लियर हो गया है कि मेरा जो पेपर है उसके लिए आपको 2 पेपर परचेस करनी है, सर का जो पेपर है जीके सिन्हा सर आपको पढ़ा रहे हैं वो अलग है, ठीक है? यस मैम। उसके लिए अलग बुक आपको परचेस करनी होगी। तो मेरे पेपर का नाम और कोड क्लियर कर लीजिएगा, टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, कोड नंबर है इसका ECB 101। लेट्स स्टार्ट यूनिट 1। Economics is a study of how we choose to use limited resources to obtain the maximum satisfaction of unlimited human wants. अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और हाउ वी कैन satisfy our maximum wants by limited resources. That's why we go for choice. हमें क्या करना होता है? हमें चॉइस करनी होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, वो सीमित होते हैं या स्कार्स होते हैं, या तो सीमित है या तो दुर्लभ होते हैं। तो हम किस प्रकार से उन सीमित संसाधनों को यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, या हम किस प्रकार से अपनी अनलिमिटेड जो ह्यूमन वांट्स है, असीमित जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, उनको किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। So this definition has three parts: limited resources or scarcity. As we have seen that resources are limited or scarce, therefore a person need to make choices to maximize his or her satisfaction. तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, उन सीमित संसाधनों से किस प्रकार से वो मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त कर सके, या प्रोड्यूसर है तो किस प्रकार से मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सके, उसे क्या करनी होती है, उसे चॉइस करनी होती है या उनके बीच में चुनाव करना होता है। Definition of economics. Economics is the study of how people use available scarce resources to satisfy their unlimited needs and wants. Economics क्या है? It is the study of how people use, किस प्रकार से व्यक्ति जो है available दुर्लभ संसाधनों को प्रयोग करते हैं अपनी जो अनलिमिटेड नीड्स होती हैं या आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए। Economics can also be defined as the study of how limited factors of production can be utilized or allocated to get maximum output. Economics इस रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है जो कि ये बताती है कि किस प्रकार से लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? These are the factors which are used for the production. मतलब उत्पत्ति के साधनों को, सीमित उत्पत्ति के साधनों को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए कि मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा सके। हम जानते हैं चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, सारे संसाधन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं या सीमित होते हैं। एक सीमितता होती है उसमें, ऐसा नहीं कि साधन जो हमारे पास में होते हैं वो असीमित होते हैं। These factors of production are the scarce resources. ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? दुर्लभ संसाधन होते हैं। Economics is mainly concerned with the production, distribution as well as the consumption of goods and services. अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो इकोनॉमिक्स का जो संबंध होता है that is with production मतलब उत्पादन, distribution मतलब वितरण, and consumption of goods and services. किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, वितरण किया जाएगा या उनका कंजम्पशन किया जाएगा, इससे रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स।
स्कैर्स रिसोर्सेस आर लैंड की यदि बात करते हैं तो लैंड में आ जाता है आपका नेचुरल रिसोर्सेस आ जाते हैं, जैसे आपका हो गया लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो गया या एनिमल्स हो गया। ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस हैं या स्कैर्स रिसोर्सेस हैं। यदि आप पेड़ों को लगातार काटते जाएंगे तो क्या होगा? वनों की संख्या कम हो जाएगी, पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार से पानी तो हम कहते हैं कि आराम से मिल जाता है, ये इजिली अवेलेबल है, लेकिन पानी भी क्या है, यदि आप ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, तो अभी वाटर की समस्या आप बहुत सारे स्टेट्स में देख रहे हैं कि वाटर के कारण क्या हो जाता है, फाइट्स हो जाती हैं, तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो ये भी क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है एंड दीज आर रिगार्डेड एज लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेस। इसके बाद में आपका आता है लेबर। इट इज ह्यूमन एफर्ट और इट कैन बी फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट। ये आपका फिजिकल एफर्ट भी हो सकता है, शारीरिक श्रम भी हो सकता है, प्रयास हो सकता है, या मेंटल एफर्ट भी हो सकता है। कैपिटल, यदि हम बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, इसमें दो प्रकार के साधन आते हैं। मैन मेड रिसोर्सेस, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, फॉर द यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मशीनरी वगैरह। कैपिटल में हम आ गई आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट आ गया। तो ये मशीनरी और इक्विपमेंट कौन बनाता है? तो मानव के द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये भी आपकी लिमिटेशन है, इसकी भी, ये भी स्कैर्स हैं। एंटरप्राइजेस involves knowledge and skills that are required in order to organize production। किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो भी एंटरप्राइज की लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नॉलेज स्किल्स की आवश्यकता होती है, ये भी आपका एक प्रकार से स्कैर्स रिसोर्सेस ही है। कोई डाउट? मैम जो आप पढ़ा रही हैं, क्या आप इसे स्क्रीन पे दिखा सकती हैं? नहीं दिख रहा है क्या? नो नो मैम, मैम। नो मैम, नो मैम। इतना मैंने बोल दिया, आप लोगों ने बोला भी नहीं कि मैम कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगा दिख रहा है, मैं कहना भूल गई। मैंने तो शेयर किया था, क्यों नहीं शेयर हुआ? Excuse me, ma'am. शेयर तो मैंने किया, यहाँ दिख रहा है शेयर में, क्यों नहीं दिख रहा है? फिर कुछ नहीं दिखा आप लोग अब तक पीपीटी में? मैम दिख रहा है, लेकिन बस लिटरेचर वन टेक्निक्स पीपीटी दिख रहा है मैम, उससे मैम सिर्फ फोल्डर्स दिख रहे हैं। फोल्डर्स दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने तो मुझे लगा मैम आप मैनुअली खुद से पढ़ा रही हैं, that's why. नहीं मैनुअली तो पढ़ा दूंगी, लेकिन पीपीटी से आपको हेल्प मिलती है कि आप देख खुद भी रीड आउट कर सकते हो ना। बट मैम सिर्फ आप फोल्डर्स दिख रहा है। अच्छा रुको, मैं करती हूँ। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, there is a girl named Yashi. She was disconnected because of some network issue. Can you please let her in? She wants to join again. Let me check. Okay, ma'am. फेस तो दिख नहीं रही है। शी वांट्स टू ज्वाइन सो इसको शो नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? एक मिनट वेट करिए बेटा। ओके मैम। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन मेरी? टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यूनिट 1। No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. बस फोल्डर दिख फोल्डर दिख Only रहा है। folders. ओह माय गॉड, unable to minimize as well.
अभी भी नहीं दिख रहा है ना? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, if it is in PDF, then send it to the group. Yeah, that will be sent. I will make Google Classroom. And in that, the PPT will be sent to all of you. Whatever lectures will be there, those will be sent on your Google Classroom. Okay. अच्छा, एक सेकंड। Let me try whether it's showing or not. Okay, now it will be. Do not leave the meeting unless and until I say that we have ended the meeting. Otherwise, your attendance will be short. Now, is it visible? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Techniques of Economic Analysis ECB 101. Yes, ma'am. Coming? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. दिख रहा है ना आप लोग को पीपीटी? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Techniques of ma'am. Economic Analysis ECB 101 Unit 1. Yes, ma'am. Economics is a study of how we choose to use limited resources to obtain the maximum satisfaction of unlimited human wants. So through economics, in economics, we study how we can utilize our limited resources to get the maximum satisfaction. So in this way, this definition has three parts: limited resources or scarcity, choice, maximizing satisfaction. तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने लिमिटेड संसाधनों से, किस प्रकार से कोई अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकती है, व्यक्ति हैं तो किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या प्राप्त करते हैं? यदि हम कोई भी कमोडिटी लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। यदि हम पानी पीते हैं तो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, या हम कुछ खाते हैं या कुछ भी हम करते तो हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस तीन प्रकार की बातें सामने आती हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस और स्कार्सिटी। तो जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या फिर दुर्लभ होते हैं, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग को अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए चॉइसेस करनी होती हैं। डिफरेंट कमोडिटीज के बीच में, डिफरेंट सर्विसेज के बीच में हमें चॉइसेस करनी होती हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट मैं आपकी बात करूं, आप स्टूडेंट्स हो, आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स आर्यमिला में कर रहे हो, राइट? लेकिन Yes, ma'am. आपके पास में क्या है? स्कार्सिटी है। किस चीज की स्कार्सिटी है? किस चीज की लिमिटेशन है? कि आपके पास Knowledge. नॉलेज तो है, लेकिन आप यहाँ पे आर्यमिला में बीए कर रहे हो तो आप उसके साथ टाइम की लिमिटेशन है, आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है।
आप यदि आर्ट्स या पीजी कॉलेज में बीए कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आप उसके साथ में बीकॉम और एमएससी नहीं कर सकते। कर सकते हो? नो मैम। नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना होता है कि विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच आई कैन गो फॉर। कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसके लिए जिसको मैं चुन सकती हूँ, जिससे कि ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या आपके पास में 12 से 1 की आपकी क्लास थी, यदि 12 से 1 में आपको कुछ टीवी देखना होता तो आपको चूज करना होता है ना कि आपको टीवी देखनी है कि आपको क्लास अटेंड करनी है, राइट? तो यस आप मैम। किसको चुनोगे? ये 1 घंटा किसको डिवोट करोगे? पढ़ाई को डिवोट करोगे कि टीवी को डिवोट करोगे? क्लास को, क्लास टीवी को, टीवी क्लास को। इसलिए डिवोट करोगे क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जो है एज अ स्टूडेंट जो है, आपकी प्रायोरिटी क्लास अटेंड करना है, ना कि टीवी देखना। लेकिन क्लासेस नहीं चल रही, यदि आप फ्री हो, म्यूट योरसेल्फ। क्लासेस आपकी यदि नहीं चल रही हैं, उसके में आप चूज कर सकते हो कि 1 घंटा आप खेलोगे, कोई स्पोर्ट्स खेलोगे, या फिर 1 घंटा आप टीवी देखोगे, या फिर 1 घंटा आप सोओगे। तो उसमें से आप चुनाव कैसे करोगे? कौन स्क्रैच कर रहा है? एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन पे कोई स्केच कर कौन करता है? पता नहीं कैसे बच्चे हैं, इतना बिल्कुल ही वो डिसिप्लिन नहीं है जरा भी। इफ क्लास इज गोइंग ऑन तो अपने को काबू में रखना चाहिए ना। स्क्रीन पे कैसे ये सब स्क्रैचेस आ रहे हैं? आई डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज इन दिस कि मैं बैठ के सब क्लियर करूं। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्कास्टी का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्कास्टी होती है इसी के कारण हमें चुनाव करना पड़ता है। यदि स्कास्टी नहीं होती, यदि आपके पास में पर्याप्त पैसा होता, यदि आपको कुछ चूज ना करना पड़ता, हम क्यों करते हैं ये वाली ड्रेस खरीदें कि ये वाली ड्रेस खरीदें? क्यों ऐसा सोचते हैं, बताइए? मैम उसके प्राइस के ऊपर होता है कि हमारे पास जितनी बजट होगी हम उसी हिसाब से। क्या है, हमारा बजट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पैसों की एक लिमिट है कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाजार जाएंगे पूरी दुकान खरीद के ला सकते हैं, ला नहीं सकते हैं। 1 ड्रेस खरीद सकते हैं, 2 ड्रेस खरीद सकते हैं, 3 ड्रेस खरीद सकते हैं, लेकिन हम सब जितना हमें पसंद आता है हम नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं? चॉइस करते हैं। द बेस्ट जो हमारे लिए होता है ड्रेस होती है, उस बेस्ट ड्रेस को हम चुन लेते हैं। ऐसा होता है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट। मनी कॉन्स्टेंट भी हमारे साथ होता है, पैसे की दुर्लभता होती है, समय की दुर्लभता होती है, नॉलेज की दुर्लभता होती है। सब बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मैम हाँ, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आगे पढ़ेंगे आप, इसके बाद मैं ग्राफ भी बताऊंगी आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इट इज अ। बेटा इंटरप्ट मत करिए, बाद में फिर बताऊंगी, लास्ट से पूछिएगा। इसके बाद डेफिनेशन पार्ट तो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। इट इज क्लियर? किस प्रकार से व्यक्ति अपने उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करता है कि वो अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इकोनॉमिक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड factors of production can be utilized for allocated to get maximum output. इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो दुर्लभ संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनका प्रयोग किया जाए कि अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो सके। These factors of production are the scarce resources. ये क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। जो भी उत्पत्ति के साधन होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। Economics is mainly concerned with the production, distribution as well as consumption of goods and services. Economics का संबंध किसके साथ में है? उत्पादन के साथ में है, वितरण के साथ में है, और वस्तु और सेवाओं के उपभोग के साथ में है। Scarce resources are land. लैंड में क्या आ जाएगा? आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं विच वी गेट फ्रॉम द लैंड, चाहे लैंड अपने में हो या फिर वाटर हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो, एनिमल्स हो, ये सारे क्या चीजें हैं? ये दुर्लभ संसाधन होते हैं। फॉरेस्ट को भी ज्यादा आप पेड़ की कटाई करेंगे, ज्यादा पेड़ वो कट करेंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ों की कमी हो जाएगी, जिससे कारण क्या होता है? आपका क्लाइमेट ही पूरा चेंज हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आ रही है ये डिफॉरेस्टेशन के कारण ही आ रही है। लेबर इसके बाद में आता है। लेबर आता है वो आपका मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी लेबर हो सकता है, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। कैपिटल की बात करते हैं तो मैनमेड कैपिटल हो सकती है, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट आदि इसमें आ सकता है। पूंजी जिसे बोलते हैं हिंदी में। एंटरप्राइजेस, उद्यम जिसे बोलते हैं। इन्वॉल्व्स
knowledge and skills that are required in order to recognize or organize production. किसी भी एंटरप्राइज को लगाने के लिए क्या जरूरत होती है? नॉलेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है. Scarcity is a basic economic problem and all activities in an economy to solve this economic problem. क्या है ये? Not visible. हाँ, आगे. It's visible. Scarcity is the basic economic problem and all activities in an economy try to solve the economic problem. Scarcity क्या होती है? एक मुख्य आर्थिक समस्या है. समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो दुर्लभता की समस्या ये मुख्य आर्थिक समस्या है, जिसे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Scarcity means that there are limited resources available to produce unlimited needs and wants. यदि हम बात करते हैं, आवश्यकताओं की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, तो वो क्या होती हैं? अनंत होती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता, अनलिमिटेड होती हैं. लेकिन उन आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं? These are scarce, दुर्लभ होते हैं या सीमित होते हैं. This economic problem affects individual, firm and government. तो ये जो आर्थिक समस्या है वे व्यक्ति को भी प्रभावित करती है, उद्योग या फर्म को भी प्रभावित करती है, साथ ही साथ जो सरकारें होती हैं उनको भी ये प्रभावित करती है. This economic problem of scarcity only applies to economic goods. लेकिन इसका जो यदि हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, जो आर्थिक समस्या है दुर्लभता की, वो केवल आर्थिक वस्तुओं के साथ ही लागू होती है. आर्थिक वस्तुओं के साथ मतलब क्या होता है? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक गुड्स, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक गुड्स. आर्थिक वस्तुएं कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं गैर आर्थिक वस्तुएं. इकोनॉमिक गुड्स, आर्थिक वस्तुएं वे होती हैं जिनका कि एक बाजार मूल्य होता है, जिनका कि एक प्राइस होता है, वो कहलाती हैं इकोनॉमिक गुड्स. और जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है उनको हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं दीज आर नॉन इकोनॉमिक गुड्स. लेकिन फिर भी यदि हम पानी की बात करते हैं, नदी में पानी बह रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स हुआ. लेकिन वही पानी यदि बोतल में आ जाता है, पैक्ड हो जाता है, तो इट हैज अ प्राइस, तो क्या हो जाएगी? वो इकोनॉमिक गुड हो जाएगी. इसी प्रकार से ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है? फ्री है आपका, आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन अब ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्सीजन के आ रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि जिससे कि आपको ऑक्सीजन इंस्टेंट मिल जाता है, तो उसका भी एक इकोनॉमिक प्राइस हो जाएगा. तो वेयर देयर इज स्कार्सिटी चॉइस मस्ट बी मेड. जहां पे दुर्लभता होगी, जहां पे स्कार्सिटी होगी, चॉइस वहां पे अपने आप आ जाएगी. स्कार्सिटी रिफर्स टू द finite nature and availability of resources, while choices refer to people's decisions about sharing and using those resources. Scarcity क्या रिफर करता है? Scarcity रिफर करता है एक finite nature. Finite मतलब क्या होता है? एक मतलब अनंत नहीं होता, एक सीमा होती है, finite होता है, वो निश्चित होता है, limited. Very good. And availability of resources, नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. वाइल चॉइस क्या रिफर करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने चॉइसेस को, अपना वस्तुओं का या सेवाओं का किस प्रकार से वो चयन करता है, किस प्रकार से वो संसाधनों का चुनाव करेगा कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके. द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस लाइज एट द वेरी हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब ये हम बात करें तो ये बहुत ही मूल समस्या होती है इकोनॉमिक्स के पूरे हृदय में, हार्ट में की प्रॉब्लम जो होती है वो स्कार्सिटी एंड चॉइस ये दोनों होती हैं. विच इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज. मतलब इकोनॉमिक्स से मूलभूत समस्या क्या है कि किस प्रकार से स्कार्सिटी और चॉइस को की प्रॉब्लम को दूर किया जाए, किस प्रकार से जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी है किस प्रकार से अपने जो रिसोर्सेस है उनको, स्कार्स रिसोर्सेज को आवंटित करें, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर किस प्रकार से आवंटित करें कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके, so that they can get the maximum level of satisfaction. If producer is there, how he will allocate his resources that he could get the maximum output through that level of resources. इसके बाद में आता है चॉइस, चुनाव जिसे हम लोग बोलते हैं. स्कार्सिटी
Scarcity of resources to produce unlimited needs and wants will force people to make choice. जो संसाधनों की दुर्लभता होती है यही व्यक्तियों को, फर्म्स को, उद्योग को, सरकार को, सबको फोर्स करती है कि वो उनके बीच में चुनाव करें. अब सरकार के सामने भी समस्या आती है कि सरकार क्या करे, क्या उत्पादित करे, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाए या कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाए. Since resources are scarce, individual, firm and government should make choices on how to use the available resources to meet their needs and wants. जैसा कि हम जानते हैं जो भी संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं. इसके कारण क्या करना होता है, व्यक्ति, फर्म, गवर्नमेंट सबको उनके बीच में चुनाव करना होता है. Choices tries to address these three economic questions. चॉइस के द्वारा क्या किया जाता है, जो तीन इकोनॉमिक बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको संबोधित करने की कोशिश की जाती है. यदि स्कार्सिटी नहीं होती तो चॉइस भी नहीं होती, यदि दुर्लभता नहीं होती तो चुनाव की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती. हमें जो अच्छा लगता हम वो करते, हमें पढ़ाई भी साथ में करते, हम खेलते भी साथ में, हम साथ में टीवी भी देखते. लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना होगा, हमें चॉइस करनी होती है इन बिटवीन द थ्री, कि हम टीवी देखें, कि हम पढ़ाई करें, कि हम खेलें. तो हमारे लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको हम लोग चूज कर लेते हैं, जो कम जरूरी होते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं. तो चॉइस के थ्रू कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. पहला आता है क्या उत्पादित किया जाए और किस मात्रा में उत्पादित किया जाए. व्हाट टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड क्वांटिटीज टू बी एलोकेटेड. किस प्रकार से संसाधनों का आवंटन किया जाए, विभिन्न जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही किस प्रकार से उनको आवंटित किया जाए उनके उत्पादन के ऊपर, और कितनी मात्रा में आवंटित किया जाए, कितनी मात्रा में उन साधनों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पे लगाया जाए. A choice is made on which needs and wants to satisfy first. For example, whether to build schools or hospital. तो ये भी चुनना पड़ता है कि सरकार के पास जो भी संसाधन है, तो वो यदि सरकार के पास में फंड है तो सरकार सोचेगी ना कि पहले कौन सी चीज को बनाए, पहले स्कूल पे वो एलोकेशन करे, फंड को आवंटित करे, पैसे दे, या फिर हॉस्पिटल के लिए दे. तो सरकार को ये देखना होगा कि कौन सा उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि किसी एरिया में एक स्कूल है तो हॉस्पिटल नहीं है, तो पहले क्या करेगी, पहले हॉस्पिटल पे लगाएगी क्योंकि ऑलरेडी स्कूल है. तो सरकार उनके बीच में क्या करती है, सरकार को, गवर्नमेंट हैज टू मेक चॉइसेस इन बिटवीन द डिफरेंट वांट्स एंड नीड्स. फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार से उत्पादित किया जाए. बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज बीन मेड. मतलब प्रोडक्शन दो प्रकार से किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है, दो प्रकार से किया जा सकता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को भी लगाया जा सकता है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेबर को लगाया जाए, कम मात्रा में कैपिटल को लगाया जाए. दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को लगाया जाए. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसमें हम पूंजी को ज्यादा लगाते हैं, श्रम को कम लगाते हैं. पूंजी मतलब होता है कि हम मशीनरी पे ज्यादा डिपेंड करेंगे और ह्यूमन एफर्ट के ऊपर कम डिपेंड करेंगे. तो इट इन्वॉल्व्स चॉइस ऑन द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड एंड लैंड रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. किस प्रकार से किन संसाधनों को हम लगाएंगे, कौन सी तकनीकी को हम प्रयोग करेंगे, ये भी डिपेंड करता है. ये भी हमारा जो आता है अराइज होता है, ये चॉइस से ही और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस से ही अराइज होता है. फॉर whom टू प्रोड्यूस, फिर आता है किसके लिए उत्पादित किया जाए. It relates to distribution of income. Due to scarcity, people may not be able to get all their needs and wants. Hence, the distribution techniques determine whom to produce for. ये भी देखना होता है सरकार को किसके लिए उत्पादित करे. जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो समाज के एक वर्ग को लाभान्वित कर रहा है या समाज के संपूर्ण वर्ग को लाभान्वित कर रहा है. मतलब जिस चीज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है उससे यदि होल सोसाइटी बेनिफिटेड हो रही है तब तो वो अच्छा है. लेकिन सोसाइटी का एक ही पोर्शन जो है, एक ही कुछ वर्ग जो है, एक ही ग्रुप उससे बेनिफिटेड हो रहा है, तब ये अच्छा नहीं कहा जाएगा. तो ये भी देखना होता है गवर्नमेंट को कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए. तो ये तीन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, दीज आर एड्रेस्ड इन इकोनॉमिक्स. फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. क्या उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए और कैसे उत्पादित किया जाए. तो दीज आर द थ्री बेसिक प्रॉब्लम और सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स.
इसके बाद मैं कल बताऊंगी आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे कोई क्वेश्चन है तो दिमाग में तो पूछिए। मैम आप जो स्क्रीन शेयर कर रही है उसका हिंदी में नहीं कर सकती है क्या? नहीं बेटा, हिंदी में पीपीटी बनी नहीं है, इसलिए मैंने तो हम लोग नोट कैसे बनाएंगे मैम? बुक मिलेगी ना आप लोग को, बुक ले रहे हैं ना, परचेस कर रहे हैं ना। जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, क्योंकि बेटा वी आर हैविंग कंस्ट्रेंट, हम हिंदी में और इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं, ये बताइए। मैम ऐसे तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। मैम अटेंडेंस जी मैम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब इतना भी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश का ये। नहीं, इंग्लिश में मत करिए, मैं नहीं कह रही हूँ इंग्लिश में करिए, लेकिन मैम आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में तो आया होगा ना, क्या मैं बोल रही हूँ। मैम लैंग्वेज भी तो इतना टफ नहीं है, मैं भी यूपी बोर्ड की हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम लोग का इंग्लिश में तो था उसमें, और लैंग्वेज इसमें एकदम बहुत सिंपल लिखी हुई है, बहुत इजीली हम इसको पढ़ सकते यहाँ हैं। पढ़ाने का मतलब बेटा ये नहीं, देखिए आप लोग जिस लेवल पे अब आप आ गए हो, अब आप ये सोचो कि लाइन टू लाइन में हिंदी में डिक्टेट करूंगी, बेटा लिखो, आप लिखोगे, ये नहीं होता है। हायर एजुकेशन में क्या होता है कि आपको खुद से भी कुछ चीजें करनी होती हैं। अब हम जो देंगे वो लेक्चर मोड ही होगा, यदि कोई देता है तो इट्स डिफरेंट थिंग। और क्लासरूम टीचिंग देखो होता तो मैं कोशिश भी करती कि आपको दे दूं, हिंदी में भी बताऊं, इंग्लिश में भी बताऊं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम, एज आई टोल्ड यू स्कार्सिटी। व्हाट इज स्कार्सिटी? टाइम इज स्कार्स, समय हमारे पास सीमित है, और सीमित समय में हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो सिलेबस को कंप्लीट करना है हमें। यस मैम, यस। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में समझाऊं आपको और इंग्लिश में भी समझाऊं। इतनी देर मैंने जो बोला है, मैंने सब चीजें की हिंदी बताई है, ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन। जी मैम, बस थोड़ा स्लो रहता तो फिर सही होता। लेकिन प्रॉब्लम बेटा ये है कि अब हिंदी को कैसे नोट्स बनाऊंगी मैं, बताओ, टाइप कैसे करूंगी? मैम एक्चुअली आपने ये जो टॉपिक आज क्लियर करवाया, हम लोग उसके नोट्स तो कर सकते हैं। आप बुक में देखिए, मिल जाएगा आप लोगों को। मैम अटेंडेंस, अटेंडेंस, हाँ, बाकी अभी फटाफट अटेंडेंस में लेती हूँ, तब आप लोग भी मीटिंग छोड़िएगा, और कल इसी टाइम में हम लोग मिलेंगे फिर से। ओके मैम। मैम ऐसे ही स्क्रीन शेयर करके हमेशा पढ़ाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया है। बेटा यही मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोग को स्क्रीन पढ़ाऊं। यस मैम, ऐसे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है। आ रहा है समझ में ना? यस मैम। ये तो नहीं लगा Yes, ma'am. आप लोग को आप दिख भी रहा है तो आप लोग विजुलाइज भी कर सकते हैं, ये चीज लिखी हुई है, इसका ये मतलब मैम बता रही, तो ये Yes, ma'am. कोशिश यस मैम, यस मैम, ऐसे बहुत अच्छे से। बेटा कॉन्सेंट्रेट करोगे तभी हो सकता है, यदि कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। मीटिंग कहाँ चली गई? क्योंकि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके मैम। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं मुझे। तुलिका, आर यू देयर? Yes, ma'am. Please take attendance, as my mobile is not with me and I am unable to take the screenshot. So you just click the attendance and share with me, और एक सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, उसके बाद में भी जो आएगा ना थंबनेल में, उसमें आप लोग उसमें भी वो भी क्लिक कर लेना। एवरीवन, Yes, ma'am. सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है ना, इतना ज्यादा खत्म हो जाएगा। हो गया बेटा अटेंडेंस? कोई भी दो लोग क्लिक करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। Yes, ma'am. Almost done. Almost done. Only 9
the meeting and rest of the students are left the meeting. तो आई डोंट थिंक, और एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जिन लोग को लग रहा है इंग्लिश के नाम से बहुत डर लग रहा है, डू नॉट स्केयर, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे, सुनिए मेरी बात, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, हिंदी मीडियम के आते हैं, लेकिन बाद में वो जाकर के इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप सोचेंगे केवल हिंदी में पढ़ाएंगे मैम तब हम ध्यान देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम चुप ध्यान भी नहीं देंगे, तो आपकी इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं होगी। और आप हिंदी वाले हैं यदि, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में यदि है तो हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस। जो भी मैं बोल रही हूँ, जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना समझेंगे उतना आगे के लिए अच्छा हो। कि आप हो सकता है कि फर्स्ट ईयर आप लोग दे रहे हैं हिंदी मीडियम, सेकेंड ईयर में आपको खुद से लगेगा कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर्स दे सकते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। आप लोग के आर्मेला से मैं दीदी गई हुई थी, आर्मेला से उन्होंने किया था, वो हिंदी मीडियम की थी, ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, वो हिंदी मीडियम की थी। फिर उन्होंने एमए किया जाकर के बीएचयू से, और बीएचयू से एमए किया तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम कर लिया, मीडियम चेंज कर लिया, और उसके बाद में अभी वो पीएचडी कर रही है, वो भी आईआईटी से कर रही है, पीएचडी कर रही है। तो सोचिए कि लगन यदि है आप में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है ना सबने? यस मैम। करेंगे, एफर्ट करेंगे तो सक्सेस विल बी यूज्ड। लेकिन हाँ, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, मेहनत करिए, जो पढ़ाया गया है बुक परचेस कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा आपको, ठीक है। मैम फर्स्ट, मैम बोलिए। मैम माई सेल्फ सौम्या सिंह, एंड मैम मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती थी, बट आज आपने जिस हिसाब से पढ़ाया, अब मैं मुझे नहीं मतलब इकोनॉमिक्स में अब मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्टरी क्लास से कोई भी मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से इतनी डिटेल्ड में मुझे समझाया। थैंक यू सो मच मैम। आप इसमें आप यदि कंट्रीब्यूट करें तो बिल्कुल समझना है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा मेरे तरफ से एफर्ट रहेगा कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो सी यू एवरीवन, बाय एवरीवन। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू मैम। बाय एवरीवन। बाय मैम। स्क्रीनशॉट एंड अटेंडेंस कैसे होगा? किसने लिया अटेंडेंस? तो मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है जितने भी पार्टिसिपेंट